अगर सड़कें खामोश हो जाए तो संसद आवारा हो जाएगी। 60 बरस पहले राम मनोहर लोहिया ने कहा था। और संयोग देखिए, 60 बरस बाद संसद अनुशासन में नहीं है। किसानों से बात किए बगैर ही उसने किसानों से जुड़े कानून को पास कर दिया। तो जनता क्या करे? सड़कों पर है। यह किसानों का नजारा है जो सड़कों पर उतरकर अब सत्ता और सरकार को अनुशासन में रखना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, यह नजारा आज ही का है। किसान अपनी मौजूदगी का एहसास राजनीतिक सत्ता को कराना चाहता है। वो अपने संघर्ष को आगाज देना चाहता है। वो हक की लड़ाई को रोकना नहीं चाहता है। और हिसार में एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री के विरोध में जब किसान जमा हुए तो उस वक्त प्रशासन ने 350 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। यह उसके प्रदर्शन का एक चेहरा भर है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा किसानों को लेकर इस देश के भीतर में अब शायद यहीं से शुरू हो रहा है, जिस दौर में इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कटघरे में कैद है। उस वक्त किसान संघर्ष पर आमादा है। उस वक्त किसान सड़क पर निकलने की तैयारी कर चुका है। और अब 6 महीने जब किसान के संघर्ष के पूरे 26 तारीख को होंगे, उस दिन वह काला दिवस मनाएगा। और उस काले दिवस को समर्थन देने के लिए देश की 12 पॉलिटिकल पार्टी साथ खड़ी है। और इन 12 पॉलिटिकल पार्टीज के पास इस देश के 7 राज्यों में सत्ता भी है। तो आज बात कहां से शुरू की जाए? क्या इस बात से बात शुरू की जाए कि इस देश के भीतर में आंदोलन की पहली और आखिरी आस अब किसान ही है। इस देश ने जो मंजर मौत का इस दौर में देखा किस तरीके से खोखलापन इस देश के भीतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर है। इस देश ने महसूस किया कि शिक्षा को लेकर भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में मौजूद नहीं है। और किसानी को खत्म किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोगों की मौत डराने लगी है। लेकिन इन सब के बीच किसान का संघर्ष अगर थमा नहीं है और किसान अपनी मौजूदगी का एहसास 2 दिन बाद दिल्ली की चौखट पर पहुंचकर काला दिवस मनाकर करेगा और इस देश के तमाम विपक्षी राजनीतिक दल एक साथ उनके साथ खड़े हैं, तो फिर इसके कई मतलब हैं। आज हम इन परिस्थितियों के पन्नों को खोलना शुरू करें, उससे पहले हम चाहते हैं जरा इस नजारे को देखिए। यह नजारा ऐसा नजारा है जो हरियाणा की सड़कों पर लोगों के समूह नहीं कहें, बल्कि किसानों की मौजूदगी और संघर्ष की बिगुल बजाती हुई परिस्थितियों को अपने साथ लेकर चल रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौजूदगी, किसानों की मौजूदगी। यह हिसार का इलाका है जहां पर इतनी बड़ी तादाद में किसान इसलिए जुटे हैं क्योंकि 16 मई को यहां पर लाठीचार्ज कर दिया गया था। पुलिस ने ही लाठियां बरसाई और पुलिस ने ही एफआईआर दर्ज कर दी। और एफआईआर 1-2 को लेकर नहीं, बल्कि 350 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। और इसीलिए अब इस भीड़ के साथ बैठकों का दौर हो चला है, जहां पर हर कोई एक दूसरे को बता रहा है, समझा रहा है। गाड़ियों का रेला बढ़ते चला जा रहा है और सैकड़ों की तादाद में लोगों का हुजूम है, क्योंकि यहां पर होने वाली बैठकों में अब इस बात की जानकारी दी जा रही है कि अगर 50 बरस पहले किसानों की स्थिति को देखें तो उस वक्त 76 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं हुआ करता था। उस वक्त एक शिक्षक की कमाई भी 70 से 80 रुपए के बीच होती थी। लेकिन आज की तारीख में 50 साल बाद शिक्षक 70,000 कमा रहा है, लेकिन एमएसपी 1,925 रुपए गेहूं की है। तो स्थितियां विकट है और इन विकट स्थितियों से निकलने के लिए सड़क पर उतरने की जरूरत है। हर जगह अपने होने की पहचान सरकार को देनी होगी। इसे सरकार संघर्ष माने या टकराव माने। लेकिन स्थितियां इसलिए विकट है क्योंकि दूसरी तरफ बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी भी है। पुलिस की मौजूदगी लगातार बतला रही है कि सरकार या तो टकराव रोकने को तैयार है या संघर्ष को दबाने के लिए तैयार है। लेकिन पुलिस की मौजूदगी आने वाले वक्त में बढ़ती चली जाएगी। और खास तौर से 26 तारीख को जब ब्लैक डे मनाया जाएगा तो जाहिर है दिल्ली की चौखट पर बड़ी तादाद में पुलिस की मौजूदगी नजर आएगी। और शायद इसीलिए एक बड़ा रेला पंजाब से निकला है। ऐसा रेला जो किसानों का है, जो गाड़ियों पर सवार है, ट्रैक्टर पर सवार है, झंडे लगातार लहरा रहे हैं, भारत का झंडा भी और अपनी अपनी यूनियनों का झंडा भी।
यह तमाम परिस्थिति बतलाती है कि किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में किसान हैरान परेशान है, क्योंकि अगर स्थितियों को समझे तो लगभग 480 मंडी पंजाब की बर्बाद हो चली है, 150 से ज्यादा मंडी हरियाणा की बर्बाद हो चली है, क्योंकि अब ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है और ऑनलाइन की तादाद 100 से ज्यादा इन दोनों राज्यों में नहीं है। 28,000 से ज्यादा आड़ती जो रजिस्टर्ड थे उनके पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है। किसानी खत्म हो रही है। ग्रामीण भारत के भीतर एक अलग तरह का संकट मंडरा रहा है। शायद इसीलिए इतना बड़ा रेला जो पंजाब से निकला हरियाणा से होते हुए दिल्ली की चौखट पर आएगा, इंतजार कर रहा है कि क्या वाकई स्थितियां इतनी विकट हो चली है जहां पर टकराव और संघर्ष चेतावनी है। जाहिर है किसानों में गुस्सा है, जाहिर है किसान अपने हक की लड़ाई को अब राजनीतिक सत्ता से टकराने के तौर पर देख रहे हैं और शायद टकराने के लिए अब वो आमदा भी हैं। अभी तक सवाल सिर्फ इतना था कि आंदोलन अपने संघर्ष के चरम पर पहुंचकर ठहर गया था, लेकिन अब 6 महीने जब आंदोलन को होने आ रहे हैं और इस 6 महीने के दौर में 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 400 से ज्यादा किसानों की मौत आंदोलन करते हुए हो गई। पहले 3 महीने में 248 किसान, तो उसके बाद के 3 महीने में तकरीबन 160 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। 400 से ज्यादा किसान परिवारों के घर के भीतर जब आंदोलन करते हुए उनके अपने परिजनों के शव पहुंचे तो उनके भीतर कौन सी परिस्थिति जागी होगी, क्या इस देश की राजनीतिक सत्ता ने सोचा? सवाल यह है कि पंजाब के भीतर तो तकरीबन 80 से 90 तक किसान परिवारों को कहीं ना कहीं कुछ राहत जरूर दी गई और जो संख्या निकल कर आई उसमें पूरे पंजाब से बीते दिनों 190 किसानों के परिजन को 5-5 लाख रुपए सरकार ने दिए भी। 400 से ज्यादा मौत हुई। देश भर के अलग अलग हिस्सों से भी किसान जो आए थे उनकी भी मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, उत्तराखंड के हैं, महाराष्ट्र के हैं, तमिलनाडु के हैं। ऐसे किसानों की मौत आंदोलन करते हुए हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दौर में पहली बार राजनीतिक तौर पर जब पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आए उसके बाद क्या यह अंदेशा लगाया जाने लगा कि अब किसान इस देश की राजनीतिक सत्ता से राजनीतिक तौर पर टकराने को तैयार है? यह सवाल इसलिए क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल भारत के भीतर अपने तौर पर इतना मजबूत नहीं है कि वह बीजेपी को सीधी टक्कर दे सके, क्योंकि राजनीति करने के जो तौर तरीके थे उसकी परिभाषा भी इस दौर में बदल दी गई। बीते दिनों जो पूंजी का खाका नजर आया, आपको जानकर हैरत होगी, कांग्रेस ने जो अपने पार्टी का बैंक बैलेंस बतलाया वह 178 करोड़ था और बीजेपी का 2258 करोड़ था। बाकी क्षेत्रीय दलों के पास कितना पैसा होगा यह एक दूर की गोटी है। सवाल है अगर चुनाव भारत में संसदीय चुनाव पैसे से लड़े जाते हैं तो कोई राजनीतिक दल टिक नहीं पाएगा। नेताओं ने अपने को पेड प्रचार के तौर पर बीते कई वर्षों से लगातार जनता के बीच में जो रखा है उसमें कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता आज की तारीख में उस स्थिति में खुद को खड़ा कर नहीं पाएगा जहां बीजेपी अपने पेड प्रचार के जरिए अपने नेता को लार्जर देन लाइफ बना देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस दौर में किसानों के संघर्ष ने पहली बार पैदा किया है। अगर इस देश के भीतर में एक शून्यता राजनीतिक तौर पर रहेगी तो दूसरी तरफ संघर्ष राजनीतिक शून्यता को उपजने नहीं देगा या फिर अपने संघर्ष के जरिए वह इस राजनीतिक शून्यता को अपनी चेतना से भरने के लिए तैयार है। आज हम इस बात का जिक्र इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि सामान्य तौर पर भारत के भीतर तमाम बुरी से बुरी स्थितियों को इस देश ने इसी दौर में देखा। शमशान घाट का जिक्र या गंगा किनारे शवों को दफनाने का जिक्र या फिर अस्पतालों का जिक्र या फिर वैक्सीन को लेकर जो देश भर में मजाक बना दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत लगातार दुनिया के अलग अलग देशों से जिस तरीके मदद की मांग कर रहा है और दुनिया का नजरिया भारत को लेकर इसी दौर में जब जिस रूप में सामने आया है उसने पहली बार भारत के कमोवेश हर व्यक्ति के जहन में कोई ना कोई सवाल तो पैदा किया होगा। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि यह खामोशी भारत के भीतर जो है उस खामोशी को पंख देने के लिए क्या किसान आंदोलन काफी है?
क्योंकि इतिहास के पन्नों को जब जब आप पलटिएगा तो आपके जहन में राजनीतिक तौर पर हो सकता है 1977 याद आ जाए। इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ इस देश के भीतर में किस तरीके से जनता पार्टी बनी थी। आप कहेंगे उस वक्त जयप्रकाश नारायण थे। 1984 उसी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। आप कहेंगे वह एक भावुकता का क्षण था। 1989 बोफोर्स घोटाले को लेकर वीपी सिंह सड़कों पर घूम रहे थे। आप कहेंगे कि वह तो करप्शन का मुद्दा था। इस देश के भीतर में अगर विभाजन से पहले या आजादी से पहले की परिस्थितियों को भी आप टटोलना शुरू कीजिए और ब्रिटिश सरकार से लड़ते हुए महात्मा गांधी को अगर याद कर लीजिए तो भी हो सकता है आपके जहन में कई तारीखें निकल कर आ जाएं। भारत के लोग खामोश जरूर रहते हैं, लेकिन जब आंदोलन पनपता है या फिर उन्हें जरा सी भी बदलाव की आस अगर नजर आ जाती है तो वह फिर एकजुट होते चले जाते हैं। और इन पन्नों और इन तारीखों को याद कीजिए। 1922 21-22 ये क्षण जो था भारत के भीतर में असहयोग आंदोलन का था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसकी नौकरी इस देश के लोग करते थे, पूरा देश खड़ा हो गया महात्मा गांधी के एक कहने को लेकर। 1930 से 32 के दौर में याद कीजिए नमक सत्याग्रह, किस तरीके से लोग जुड़ते चले गए थे और तकरीबन 240 मील का सफर जो था वो पैदल आंदोलन के तौर पर पार किया जाना था। लंबा वक्त था, 60,000 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई, लेकिन भारतीय तब रुके नहीं थे। आस बदलाव की थी, आस आजादी की थी। और 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो का नारा जब बुलंद होता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। और यही राजनीतिक परिस्थिति अलग अलग वक्त में अलग अलग तरीके से आई। लेकिन इन पन्नों को पलटते हुए एक तारीख आपको और याद रखनी होगी, जो कुछ अयोध्या में हुआ था, बाबरी मस्जिद। उस वक्त भी यह मान लिया गया था कि इस देश में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। सोचिए उसके बाद की परिस्थिति में बीजेपी को सत्ता में आने के लिए कई बरस इंतजार करना पड़ा। 96 में भी उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, 98 में भी पूर्ण बहुमत नहीं था, 99 में भी पूर्ण बहुमत नहीं था। पूर्ण बहुमत आया 2014 में। 2014 का मतलब था कि इस देश के भीतर में करप्शन को लेकर, इस देश के भीतर में जो नाकाबिलियत थी नेताओं की और उनकी जो भ्रष्ट स्थिति थी, वो कांग्रेस से चाहे जोड़ दीजिए, इन तमाम परिस्थितियों को लेकर एक आस और उम्मीद इस देश के भीतर थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और वह परवान चढ़ा दो स्तर पर। अन्ना आंदोलन ने उसे परवान दिया, उसके बाद वो परिस्थिति आगे गई और उसमें सारे देश का कहीं ना कहीं एक मिश्रण था, एक सहयोग था। कमोवेश आंदोलन अगर चलता रहे और देश के भीतर अगर खामोशी रहे तो उस खामोशी को जुबां वही आंदोलन देता है। और किसान आंदोलन चाहे अनचाहे इस देश के भीतर में अगुवाई करने को तैयार है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिन परिस्थितियों को लेकर फिर देश के भीतर की उन स्थितियों को टटोलना होगा जहां पर इस देश की किसानी को अगर खत्म किया जा रहा है, इस देश के ग्रामीण स्ट्रक्चर को उसको अगर खत्म किया जा रहा है, तो पहली बार उसका उभार इस महामारी के दौर में ग्रामीण इलाकों को भी शहरी क्षेत्रों के ठीक समानांतर लाकर खड़ा कर चुका है। और इस देश के भीतर की बेरोजगारी की परिस्थितियां भी अब छुपी नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत के भीतर है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जब जुबान आएगी तो फिर सामने कोई आंदोलन खड़ा होगा या खड़े आंदोलन के साथ लोग चल निकलेंगे। इतिहास के पन्नों को फिर अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पलटना शुरू कीजिएगा तो आपको बहुत सारे आंदोलन आपके जहन में आएंगे जो सत्ता से टकराते टकराते धीरे धीरे लोगों की जुबां पाते चले गए। यानी किसी एक मुद्दे और एक समुदाय द्वारा खड़ा किया आंदोलन उस देश का आंदोलन कैसे हो जा सकता है, यह इतिहास के पन्नों में खूब दर्ज है। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं 400 से ज्यादा किसानों की मौत, और इसी दौर में सैकड़ों लोगों की मौत ऑक्सीजन से, इसी दौर में सैकड़ों लोगों की मौत दवाई ना मिलने की वजह से, सैकड़ों लोगों की मौत उस पूरे खोखले इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जिसे मानकर चल रहे थे कि यह तो हमारे पास होगा ही। और एक खामोशी है इस देश के भीतर में, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि इस देश के तमाम राजनीतिक दलों के पास ना तो पारंपरिक राजनीति करने के साधन बचे हैं और ना ही नैतिक बल बचा है कि वह किसी तरीके से निकलकर अगुवाई करने की दिशा में आगे बढ़ सके।
हर के पास एक संगठन जरूर है। कांग्रेस के पास एक अपना संगठन है, समाजवादी पार्टी के पास एक अपना संगठन है, आरजेडी के पास एक अपना संगठन है, ममता बनर्जी के पास एक अपना संगठन है। तमाम लोगों को देखिए, परखिए और जरा समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन हर संगठन और संगठन के भीतर व्यक्ति अकेला है, क्योंकि उसके सामने वो चेहरा नहीं है, उसके सामने वह नारे नहीं है, उसके सामने बदलाव करने को लेकर कोई एक मनोचिंतन नहीं घूम रहा है। तो क्या किसान आंदोलन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहा है? अब जरा इसके भीतर के पन्नों को जब आप टटोलना शुरू करेंगे तो कई चीजें निकल कर आएंगी। इस देश के भीतर में खेती को आज से नहीं, 1960 के दशक से ही इस देश के भीतर में मंडी से जोड़ा गया और मंडी की परिस्थितियों को इस रूप में पैदा किया गया जिससे कि हर की कीमत मिल सके। हर की कीमत मतलब एमएसपी का सवाल था, लेकिन सरकार ही इस देश में कॉरपोरेट के जरिए इस देश के कृषि एग्रीकल्चर को लेकर उसके रिफॉर्म और सुधार का जिक्र करना चाहती थी, यानी गांव की इकोनॉमी में भी सीधे वर्धस्त इस देश की कॉरपोरेट का हो जाए, पैसे वालों का हो जाए। और पैसे वाले इस देश में बहुत हैं, लेकिन इस देश की मौजूदा सत्ता ने यह भी पाठ पढ़ाया, पैसे कितनों के पास भी हों, लेकिन जो सत्ता के अनुकूल रहेगा, सत्ता के साथ होगा, उसके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। या मानी अडानीज के जरिए हर किसी ने, देश ने देखा, या और भी जो कॉरपोरेट्स हैं, आधे दर्जन कॉरपोरेट सत्ता के साथ हैं, इनकार नहीं किया जा सकता है, और उनका नेटवर्थ बढ़ते चला जा रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। असल सवाल यही से शुरू हुआ, क्योंकि इस देश के भीतर में जब हमने आंकड़ों को परखना शुरू किया, इस देश के भीतर में कितनी मंडियां हैं, 2477 प्रिंसिपल यार्ड्स कहे जाते हैं इसको, इस देश के भीतर में है। उससे जुड़े हुए सब यार्ड होते हैं जो इस देश के पूरे ग्रामीण इलाकों में, उनकी संख्या तकरीबन 4843 है। और जो परचेज सेंटर होते हैं जहां पर अनाज खरीदा बेचा जाता है, वो तकरीबन 7000 से ज्यादा का है, 7300 के लगभग है। अब जब इसके भीतर घुसिएगा, सरकार ने इस दौर में मंडी की पूरी स्ट्रक्चर और उसके पूरे ढांचे को ही कैसे चरमराना शुरू किया, क्योंकि मंडी का जो प्रोसेस था वह इस देश के किसानों को भी जीवित रखा था, उसके बीच के बिचौलिए जिसे आड़ती कहते हैं उसको भी जीवित रखा था। दोनों एक दूसरे के काम मुश्किल वक्त में आते थे, लेकिन सरकार ने माना कि दरअसल इन बिचौलियों को हटाया जाए, मंडी को खत्म किया जाए और ओपन मार्केट बना दिया जाए। आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, यह आंदोलन दरअसल उस इकोनॉमी का है जिस इकोनॉमी में पैसे वालों की ही गूंज रहे, पैसे वालों का ही बाजार रहे, पैसों वालों की ही फिलॉसफी रहे। यह आंदोलन चाहे अनचाहे भारत के उस आर्थिक साम्राज्य से टकरा रहा है जिस आर्थिक साम्राज्य पर चंद हथेलियां शिकंजे में अपने लेकर चले। और शायद इसीलिए इन मंडियों के भीतर जब झांकिएगा तो आज की तारीख में कई मंडियां बर्बाद होने की दिशा में इसलिए है क्योंकि जो टैक्स स्टेट लेता था, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर दूसरे राजनीतिक दलों की सरकार है, उन परिस्थितियों के भीतर भी जब आप घुसिएगा तो आपके हथेली में दो चीजें आएंगी। एक, इन मंडियों को खत्म करने के लिए अब टैक्स वसूली भी उतनी नहीं होती है जिससे मंडी को अपने पैसे से अपने पांव पर खड़ा करे रहने की जो स्थितियां थी वह भी खत्म हो जाए। और इसके ठीक पैरेलल में गवर्नमेंट ने यह भी किया कि मंडी को ऑनलाइन कर दिया जाए और उसके जरिए अनाज को खरीदा जाए और बेचा जाए। जब हम आपसे जिक्र हमने आपसे किया कि इस देश के भीतर में 7300 परचेज सेंटर यानी मंडी के खरीद बिक्री के सेंटर्स हैं, तो यह भी आपको समझना होगा कि इस देश के भीतर में मंडी को जो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया है वो 401 को चुनी गई। इस 401 में से ऑनलाइन ट्रेडिंग आज की तारीख में 116 मंडी की ट्रेडिंग होती है। ई नैम इसको कहते हैं। ई का मतलब सीधे इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और नैम का मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यह एक साइट है जिसमें आपके जरिए अनाज खरीदा जाता है, बेचा जाता है। लेकिन किसी भी इस ई नैम में आपको एमएसपी की कीमत ना तो गेहूं की दिखाई देगी, ना चावल की दिखाई देगी, ना दाल की दिखाई देगी, ना बाजरा की दिखाई देगी, ना मक्का को। हर की एमएसपी कम है और उसकी खरीद बिक्री के लिए सरकार चाहती है कि वही माध्यम बन जाए जहां पर एमएसपी अपने आप डाइल्यूट होता चला जाए। लेकिन जबकि एपीएमसी जो बनाई गई थी, जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस
मार्केट कमेटी जो बनाई गई थी वो स्टेट के हक में आती थी। सेंटर ने अपने नियम कायदों से उसको अपने हाथ में ले लिया। दूसरी लड़ाई किसानों की चाहे अनचाहे फेडरलिज्म को लेकर है, यानी जो स्टेट के हक में आते थे सेंटर ने उसको अपने हाथ में ले लिया। दूसरी तरफ वो इकोनॉमी थी जो कि मंडी चलाती थी, उसको कॉरपोरेट के हाथ में दे दिया। यानी किसान का आंदोलन चाहे अनचाहे इस देश के भीतर में उस पूरी व्यवस्था से टकराने की स्थिति को लाकर खड़ा कर रहा है, जहां पर भारत के राजनीतिक दल जो खुद में रईस होते चले जाते हैं और वो ये मानकर चलते हैं कि उनके द्वारा बनाई गई नीतियों से ही इस देश का भला होगा, चाहे सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक तौर पर इस देश के भीतर का ग्रामीण जीवन अलग हो, उसके अपने प्रोडक्ट्स की कीमत लगाने की परिस्थिति वह खुद ना पैदा कर पा रहा हो। यह सारी चीजों को नए तरीके से अगर सरकार जोड़ रही है तो टकराव सिर्फ किसान और सरकार का नहीं है। टकराव इस देश की इकोनॉमिक ढांचे को लेकर है, टकराव इस देश की मार्केट इकोनॉमी को लेकर है, टकराव इस देश के उस राजनीतिक सत्ता की मानसिकता को लेकर है जो सिर्फ पूंजी पर टिकी हुई खुद को मानती है और यह मानकर चलती है कि पैसे उसके पास आते रहें और पैसे वालों के जरिए वह इस देश को चलाते रहे। यह टकराव एक नए सिरे का। इसलिए जब हम आपसे इन बातों का जिक्र करते हैं तो हमने कुछ और चीजें टटोलनी चाहिए कि इस देश में, इसीलिए ध्यान दीजिए, जो 13 राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इस ब्लैक डे का समर्थन किसानों के हक में किया है, वो साथ खड़े हैं। उनके पास इस देश के कितने राज्य हैं? मसलन पंजाब में कांग्रेस है, मसलन महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी तीनों की सरकार है, बीजेपी की नहीं है। बंगाल में टीएमसी है, केरल में लेफ्ट है, सीपीआई सीपीएम दोनों समर्थन इनको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस है, राजस्थान में कांग्रेस है, तमिलनाडु में डीएमके है जो कि समर्थन दे रही है, स्टालिन ने समर्थन दे। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, साथ में कांग्रेस का समर्थन है उसे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य ऐसे हैं जिनको चलाने वाले लोग कांग्रेस की पीछे खड़े नहीं होकर या किसी दूसरे नेता के पीछे खड़ा ना होकर किसानों के पीछे आकर खड़े हो गए हैं। इसका मतलब समझने की कोशिश की जाए, पहली बार किसान जिन चीजों की लड़ाई लड़ रहा है और इस देश के भीतर तमाम परिस्थितियों को भोगते हुए जनता जिस खामोशी से इस देश की परिस्थितियों को देख रही है, अब अपने तौर पर बीजेपी और मोदी सत्ता भी इस बात को समझ रही है कि अगर टकराव सीधा है तो अब इसको क्रश करने की जरूरत है। इसीलिए हिसार का जो नजारा था वो नजारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री उस जगह पर उद्घाटन करने पहुंचे थे और वहां पर किसान विरोध कर रहे थे। फोर्स ने अपने तौर पर चीजें की और 350 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया और कर लिया। यह सारी चीज एक टकराव की परिस्थिति को पैदा करती है और 26 तारीख को इस देश की सत्ता के भी 7 बरस होंगे और दिल्ली की चौखट पर किसानों का भी जमावड़ा जमा होगा। सवाल यह नहीं है कि क्या जमावड़े भर से या फिर आंदोलन 6 महीने चले या 6 साल चले। सवाल यह है पहली बार इसका रंग राजनीतिक और आर्थिक दोनों हो चला है। किसान चाहे अनचाहे इस देश की मुख्य धारा के संघर्ष के नायक बनेंगे ही। आप चाहिए या नहीं चाहिए, चेहरा कौन सा होगा आने वाले वक्त में, वो गांधी अभी नहीं है, वो जेपी अभी नहीं है, सबको पता है नहीं है। ये सबको पता है कि शहरी तौर पर वीपी सिंह जैसा सरीखा भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के भीतर से निकलकर नहीं आएगा कि बीजेपी से कोई नेता निकलकर बाहर आके खड़ा हो जाए और कहे कि हम इस सरकार के खिलाफ हैं जो इन नीतियों को लागू कर रहा है। इन सब चीजों को छोड़ दीजिए। 2 स्थितियां बहुत साफ तौर पर उभरने की दिशा में बढ़ रही है। पहली बार इस देश की जनता ही विपक्ष की भूमिका में धीरे धीरे आना शुरू हो चली है। यानी पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष के तौर पर नहीं है, जनता विपक्ष के तौर पर है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जनता के पीछे खड़ा होना पड़ रहा है। उसका एक चेहरा फिलहाल किसान आंदोलन है। दूसरी परिस्थिति, जब जनता विपक्ष की भूमिका में आ जाती है तो फिर चेहरा भी उसी में से निकलता है। वो चेहरा कौन होगा, किस रूप में निकल कर आएगा, यह कहना भी मुश्किल है। लेकिन सवाल है चेहरे के पीछे जब इस देश की जनता ही खड़ी होगी और उसमें किसान, जो इस देश के भीतर में सरकार खुद कहती है 14.5 करोड़ किसान हैं और 14.5 करोड़ किसानों के साथ इस देश में लगभग 18 करोड़ मजदूर हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं और इस देश में ग्रामीण एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़े हुए लोगों की तादाद तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा है। अब आप कीजिए कल्पना,
और उड़ान भरते चले जाइए कि कौन सी जाति, कौन सा वोट बैंक, कौन सा धर्म, ये सारी चीजें छोटी पड़ जाएंगी। बदलाव की हवा और बयार जब बहती है और गुस्सा खामोशी के साथ जब उफान पर आता है, तो क्या होगा उसके नजारा शायद किस रूप में हो सकता है, यह एक इंतजार करने की बात है। लेकिन किसान आंदोलन आने वाले वक्त में अगुवाई करने की परिस्थितियों को पैदा करेगा ही। बहुत